हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जो बीए प्रोग्राम में आपको जो एईसीसी सब्जेक्ट मिलता है उसका यूनिट 1, जिसका नाम है भाषिक संप्रेषण स्वरूप और सिद्धांत। उसमें हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे संप्रेषण के मॉडल। इससे पहले भी हमने संप्रेषण के मॉडल डिस्कस करे थे, लेकिन उसके हमने कुछ मतलब थोड़ा बहुत ही कवर कराया था। इसमें जितने भी संप्रेषण के मॉडल है इसमें सारे हम फिनिश करा देंगे। ये सोल, एनसी वेब, रेगुलर, इग्नू जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो सारे इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। ये उन सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है शेनर बीवर मॉडल। ये जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है और ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसको अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसको करें तो ये बहुत आसान है समझने के लिए, ठीक है। तो 1949 में इस मॉडल का सूत्रपात किया था, मतलब इस मॉडल को विकसित किया गया था। यह भी एक अलार्म या एक तरफा संचार मॉडल के तौर पर जाना जाता है। मतलब इसको कहते हैं यह भी एक तरफा मॉडल है, ठीक है। एक तरफ की बातें इसमें कही जाती हैं, एक तरफ संचार इसमें जाना जाता है, ठीक है। किंतु इस मॉडल की खास बात है कि इसमें इन्होंने संप्रेषण के कारक के तौर पर शोर और फीडबैक को शामिल किया गया है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि इसमें आप जो है आप अपने मतलब बातों को शामिल नहीं करेंगे, इसमें शोर को शामिल किया गया है। शैनन जो हैं जिन्होंने इस मॉडल का सूत्रपात किया था उन्होंने इसको शोर को शामिल किया है, ठीक है, और फीडबैक को शामिल किया गया है, ठीक है। और इस मॉडल में शोर को शामिल किए जाने से संप्रेषण की प्रक्रिया की जटिलता को समझने में मदद मिलती है। भाई जब से इसमें शोर को शामिल किया कर दिया गया तब से जो इसकी जटिलता है ना उसको समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है कि क्योंकि किसी भी मॉडल में शोर को शामिल नहीं किया गया। तो इससे हमें पता है, शैनन से ही हमें पता लग जाता है कि शोर मॉडल्स में शामिल किया गया है, ठीक है। शोर को शामिल किया गया है इस मॉडल में। और दूसरी ज़रूरी बात कि शोर नहीं है, ये दोनों अलग है, टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। कि शोर के शामिल किए जाने से इस बात का भी अंदाज़ा लग पाता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बाहरी भी कारक होते हैं। यहाँ से थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा आप देख लेना, टाइपिंग करते हुए मिस्टेक थोड़ी सी हो जाती है। इसमें बोला गया है कि दूसरी ज़रूरी बात है कि शोर को जब शामिल किया जाता है तो इससे ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, मतलब बाहर के कारक भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही फीडबैक के शामिल किए जाने से एक तरफा संप्रेषण मॉडल के बीच दो तरफा की संभावना बनती हुई दिखाई देती है, जो कि मौजूदा दौर में आपने विकसित रूप में देखे है। मतलब देखो, अगर कोई आप पे मतलब शोर मचाता है या फिर आपको शोर से कोई चीज़ ऐसे बोलता है तो आपका भी ये होता है कि भाई आप उसको फीडबैक दोगे। अगर आप से कोई तेज़ आवाज़ में बात करेगा आप भी उससे तेज़ आवाज़ में बात करोगे। जैसे कि आप आज के दौर में देख रहे हैं कि अगर कोई किसी से मतलब तेज़ आवाज़ में बात करता है तो सामने वाला भी ऐसा नहीं है कि भाई वो बहुत आराम से उससे बात करेगा, नहीं, तो वो भी उसी आवाज़ में उसी टोन में उससे बात करेगा। तो यही होता है कि अगर सामने वाला जो है अगर वो शोर से बात करेगा तो दूसरा वाला जो पर्सन है वो भी उस अपना फीडबैक उसी आवाज़ में देगा। तो इसमें बोला है कि इसमें क्या होता है कि इसके बीच, इस मॉडल के बीच, संप्रेषण के मॉडल के बीच दो तरफा संप्रेषण की संभावना बनती हुई दिखाई देती है, जो कि आज के आप मौजूदा दौर में विकसित होती हुई देख ही रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। शैनन ने इसमें 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा मेनली दे रखे हैं। एक है वक्ता, दूसरा है संदेश, तीसरा है चैनल या माध्यम, चौथा है प्राप्तकर्ता। पत्रकारिता में रिपोर्ट लेखन के अंतर्गत हम लोग 5 WH की बात करते हैं। मतलब क्या होता है, जब पत्रकारिता रिपोर्ट जारी होती है या रिपोर्ट में आप कभी देख रहे होते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं, आपस में डिबेट होती है, तो कम से कम उसमें 5 WH की बात करते हैं वो, ठीक है, उससे ज़्यादा की नहीं करते। इसमें रिपोर्ट की प्रामाणिकता स्थापित होती है कि आप इससे ज़्यादा टोन में बात कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। एक प्रमाणित जो होती है वो सेट कर दी जाती है। इस मॉडल में उसका निर्वहन हो पाता है, मतलब इस मॉडल में इसका पालन अच्छे से हो पाता है। अब नेक्स्ट मॉडल आ जाता है हमारा बैरलो मॉडल। ये भी बहुत बढ़िया मॉडल है, इसको भी अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये थोड़े लेंथी हो जाते हैं लेकिन बाकी ये मॉडल अच्छे हैं, मैंने इसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है आपसे। बैरलो ने 1960 में इस मॉडल का सूत्रपात किया था। यह संप्रेषण का वह है मॉडल है जो कि मौजूदा दौर में भी सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है।
ये जो है ना, ये 1960 में इस मॉडल का स्थापन हुआ था और ये मॉडल मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अभी जो हम देख रहे हैं वर्तमान में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इस मॉडल के अंतर्गत 4 मूलभूत कारकों की चर्चा की गई है। मतलब 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है। एक है स्रोत, दूसरा संदेश, तीसरा चैनल या माध्यम, चौथा है हमारा प्राप्तता या प्राप्त कारकता। ठीक है, इन चारों के साथ उन्होंने सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव दोनों को शामिल किया है। मतलब इसका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों आपका प्रभाव हो सकता है। ठीक है, अब जो हमने 4 स्रोत पढ़े थे, एक तो स्रोत, संदेश, चैनल या माध्यम और चौथा प्राप्त करता है। अब उसको हम देखेंगे उनके अंदर क्या क्या उसके उपकारक आते हैं। वो स्रोत के अंदर आता है संप्रेषण कौशल, अंदाज, ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति। संदेश के अंदर आ जाता है संरचना, सामग्री, तत्व, व्यवहार और कोड। आगे हम देखते हैं चैनल या माध्यम, जिसके अंदर आ जाता है अभिपात्र, मतलब जिसको हम कहते हैं भाव। दूसरा आ जाता है सुनना, तीसरा आ जाता है छूना, जिसको हम स्पर्श भी कहते हैं। चौथा आता है सूंघना और पांचवा आता है स्वाद लेना। और चौथे में हमारा जो प्राप्तकर्ता या प्राप्तकारिकता होता है, जिसमें होता है संप्रेषण कौशल, शैली, अंदाज, ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति। हमारा नेक्स्ट है 4। अब ये हमारे बैरलो के जो मॉडल और शैनन के मॉडल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपने आगे क्वेश्चन राइटिंग में उतारते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे, और ये काफ़ी आसान भी है। ठीक है, आगे हमारा 4 प्रमुख कारकों के उपकारक। अब देख लेते हैं हम, जो हमने कारक पढ़े हैं उसके भी उपकारक हैं आगे। बैरलो ने जिस 4 प्रमुख कारकों की चर्चा की, इसके साथ ही इन कारकों की विस्तार से चर्चा करते हुए उपकारक को भी शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने स्रोत को एक प्रमुख कारक माना। अब इस स्रोत के साथ निम्नलिखित कारक भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, बाकी इसमें आपका आ जाता है संप्रेषण कौशल या क्षमता, दूसरा आ जाता है संप्रेषण का अंदाज या शैली, तीसरा आ जाता है संप्रेषण का अंदाज या शैली संबंधित ज्ञान, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये गलती से लग गया। और तीसरा आ जाता है सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना, चौथा आ जाता है संस्कृति। इसी तरह बाकी कारकों की भी उपकारक को शामिल करते हुए संप्रेषण को विस्तृत अध्ययन क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो देखो, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक स्रोत था जो मैंने आपको करा दिया, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। तो ये जितने भी हमारे मतलब संरचना कारक थे, जिन्होंने इन सारे मॉडल की संरचना करी थी, वो मैंने आपको करा दिया। इससे पहले वाली वीडियो जिसमें कुछ मॉडल हैं और इसके बाद वाली इसमें कुछ मॉडल हैं। तो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, आप उस मॉडल को अपने आंसर राइटिंग में उतार सकते हैं, क्योंकि मॉडल कभी कभार 3 या 4 नंबर का आ जाता है कि किसी भी मतलब मॉडल लिख दो, तो आप यहाँ से कोई से भी 4 ऐसे मॉडल याद कर सकते हैं जो आप अपने आंसर राइटिंग में उतार दें। सो गाइज़, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको जितने भी मॉडल थे मैंने आपको बता दी, इससे पहले वाली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, इससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी। सो थैंक यू।